हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यम रावत। मैंने अपना अंडर ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद मैंने IRI में MSc इकोनॉमिक की डिग्री प्राप्त की है में। उसके बाद मैंने ICR ऑल इंडिया कंबाइंड एंट्रेंस PhD SRF JRF की में सेकेंड रैंक प्राप्त किया। और उसके बाद मैंने MSc के लास्ट सेमेस्टर में ही फोर्थ सेमेस्टर में मैंने ASRB नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है और साथ ही में मैंने UGC नेट और विद JRF क्वालिफाई किया है। तो आज मैं आया हूँ लेके कि कैसे एज एग्रीकल्चर स्टूडेंट, एज इकोनॉमिक्स साइंस या एज एग्रीकल्चर स्टूडेंट कैसे UGC को क्वालिफाई करें अपने फर्स्ट ईयर ट्रिप में। अक्सर ऐसा ख्याल आता है, मतलब जिनको नहीं पता होगा कि ICR SRF हो गया है, स्कॉलरशिप मिलेगी, उसके बाद भी UGC क्यों देना। नेट के लिए चलो ठीक है, नेट देते, लेकिन उसके नेट निकलने के बावजूद भी लोग JRF का लिए कोशिश करते हैं कि JRF मिले। तो उसके बारे में बताएंगे कि मैंने तो क्या देखा है कि मैं जितने भी सीनियर्स या जूनियर्स हैं, मैं खुद मेरे बैचमेट्स में मैं खुद अपना ये एक्सपीरियंस किया हूँ कि ये जो एक होता है ना सिंसियरिटी कि जो भी स्कॉलरशिप देना पर मंथ का, या फिर इसका कुछ ऐसा कोई निश्चित पैटर्न नहीं। कभी 4 महीने में, कभी 6 महीने में, कभी 8 महीने, कभी 1 साल बाद आता है। तो जब पैसे की जरूरत होती है तो मिलता नहीं है, सबसे पहला कारण तो यही होता है। और बाकी UGC से क्या होता है कि 5 साल का होता है ये, तो आपका जो ICR SRF होता है 3 साल का होता है। तो आपको ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगा कि 3 साल बाद डिग्री कंप्लीट हो गई, उसके बाद फिर 2 साल अगर कभी बाई चांस है, क्या होता है इकोनॉमी वगैरह में 100% सक्सेस रेट होता है, तो लोग सेलेक्ट तक ही जॉब आ जाते हैं। लेकिन अदर सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि अगर कोई जॉब नहीं आया या फिर ARS जब आप सेकेंड टर्म से तभी आया, आप उसमें एलिजिबल नहीं थे, अभी ऐसा सिस्टम हो गया है ARS का, या फिर जैसे EP की वैकेंसी हुई, तो आपको एज ए UGC अगर आप JRF निकला हुआ है तो आप 5 साल तक रिलैक्स रहेंगे। आप थर्ड से अटेम्प्ट देने लगेंगे, जब भी आपका होगा तो आप उसी बीच अपना PhD कंप्लीट करके जा सकते हैं और आपके स्कॉलरशिप रहेगा। और नॉर्मली हम लोग आते हैं कि UGC इन्वायरमेंटल साइंस क्या हम दे सकते हैं। तो एज ए एग्रीकल्चर स्टूडेंट या फिर कोई जो भी साइंस से रिलेवेंट रखता है वो इन्वायरमेंटल साइंस से दे सकता है। और हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस क्यों चूज करते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर में हम लोग डायरेक्टली इन्वायरमेंटल चीज़ें पढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर हुआ और जितने भी ग्लोबल वार्मिंग हुए, इन सब चीज़ें पढ़ते हैं, तो कुछ ना कुछ हम लोग को अंदाजा रहता है। और इसके इन्वायरमेंट साइंस में अंदर स्टैट्स वगैरह भी पूछता है, तो हम लोग ऑलरेडी एज एग्रीकल्चर स्टूडेंट पढ़े रहते हैं और फिर इससे कंफर्टेबल रहते हैं, तो अच्छा रहता है। और कोई जितनी भी UGC की नेट होता है उसमें कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता जो कि साइंस हो, बस इन्वायरमेंटल साइंस वाला ही ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि एक मात्र साइंस वाले इंक्लूजन दे सकते हैं, बाकी सब लगभग आर्ट के सब्जेक्ट्स होते हैं। हाँ, तो इन्वायरमेंटल साइंस ये भी जो फॉर्म निकला है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको भर सकते हैं। अगर एलिजिबल है तो क्यों नहीं भर सकते हैं। आपके पास ICR नेट है ऑलरेडी, ठीक है, ICR SRB का नेट है, आपके पास एक और नेट हो जाएगा, इसके लिए भरते हैं पहले। उसके बाद फिर JRF का भी आपको सिग्निफिकेंस पता ही चल गया है। तो इसका जो पेपर पैटर्न के बारे में बात करूंगा कि 2 पेपर होता है इसमें, मतलब पेपर एक ही होता है लेकिन उसके अंदर में 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो 150 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, और जो पेपर सेकंड होता है जो कि मेन पेपर होता है, इन्वायरमेंटल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं उसमें। तो पेपर फर्स्ट में क्या होता है कि आपके 5 क्वेश्चन DI के पूछते हैं, 5 क्वेश्चन उसमें कंप्रिहेंशन रहता है, और कंप्रिहेंशन किसी भी चीज का हो सकता है, कोई भी हिस्ट्री का, जियोग्राफी का या इन्वायरमेंट का, मतलब कोई भी जनरल चीज एक कंप्रिहेंशन नॉर्मल से रहता है। और DI में नॉर्मल से DI रहेगा, उसमें बेसिक सा रेशियो, परसेंटेज और कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब भी रहता है उसमें। और उसी में रिसर्च एप्टीट्यूड भी रहता है। पेपर फर्स्ट में रिसर्च एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी रहता है कोई क्वेश्चन। तो पेपर फर्स्ट का ये है, उसका जो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, सिलेबस निकालेंगे या प्रीवियस पेपर 2-3 साल का देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या पूछता है उसका। और रही बात पेपर सेकंड में, पेपर सेकंड में पूरा एक इन्वायरमेंटल साइंस का पूरा सिलेबस है, उसमें दिया है कि वेस्ट मैनेजमेंट क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, फिर स्टेट्स कुछ प्रोपोर्शंस हैं, तो पूरा सिलेबस दिया है, वहां से उसको देख सकते हैं आप। और नॉर्मली हम लोग बात करेंगे कि कितना CP स्कोर होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो पेपर फर्स्ट होता है वो 50 क्वेश्चंस पूछते हैं, और वो क्या होता है कि उसका क्या होता है कि नॉर्मली रेसिडुअल नॉलेज भी आप कर सकते हैं उसको, इजी सा रेशियो, परसेंटेज और 1-2 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के भी होते हैं, उसमें इजी से रहता है। तो उसमें आप समय बचा के ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि माइनस मार्किंग होती नहीं है, तो अगर आप मोर देन 35 अगर क्लिक करते हैं उसमें एकदम सही, मतलब कि माइनस मार्किंग तो है नहीं, आप तो सारा अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन अगर 35 अगर आप उसमें सही कर जाते हैं तो आपका जो चांस है वो तुरंत ही बढ़ जाता है, सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। और पेपर सेकंड में उस 100 क्वेश्चंस में से आपको 100 में से लगभग 65 अगर क्वेश्चंस आप सही कर लेते हैं, मतलब कि विद अटेम्प्ट, विदाउट माइनस मार्किंग तो होता नहीं, आपको 100 तो आप
देंगे ही अटेम्प्ट में, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ें, अगर आप 65% लगभग 65-68 क्वेश्चन सही आते हैं तो आपकी 100% आपकी जो क्वालिफिकेशन रेट है जेआरएफ के लिए वो बढ़ जाती है। अब रही ऐसी बात कि मैंने एमएससी सेकेंड ईयर में मेरे रिसर्च वर्क को लेते हुए विथ मेरा नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया मैंने, उसके बाद मेरे एसआरएफ का प्रेशर ऑलरेडी था हमारा, और एकेडमिक्स का काम लेते हुए मैंने इसी को कैसे क्रैक किया। तो आज हम उस स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। तो ये देखिए, आपको पहली बात अटेम्प्ट या फिर जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है, सबसे पहले तो आपको वो दिखना है। हर एक एग्जाम का एक की पॉइंट होता है। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर दिखना है, और रिसेंट के 2 साल के 3 साल के। तो सबसे पहले मैंने वो देखा, उसको मैंने बैठ के 2 घंटे देख के उसको मैंने अटेम्प्ट किया। कुछ भी नहीं पढ़ा था मैंने, बस अटेम्प्ट दिया। उसके बाद जो मेरे मार्क्स आए और फिर वो जो मैंने पिछले कट ऑफ किया था उससे मैच किया, तो समझ में आ गया कि हाँ, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम नहीं है, ये जनरल अवेयरनेस टाइप का ही एग्जाम है। क्योंकि इन्वायरमेंट साइंस हम लोग एज ए इकोनॉमिक स्टूडेंट, एज ए सॉइल साइंस स्टूडेंट जो रहते हैं उनके लिए तो ऐसा ही रहता है। बाकी अगर कोई और अदर सब्जेक्ट से है तो उनको मे भी थोड़ा सा 1-2 रिविजन और ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा कठिन होता है। तो वो जब मैंने किया ऐसा बैठ के 2 घंटे 2 पेपर दिया मैंने, तो समझ में आ गया कि हाँ, ज़्यादा कोई कट ऑफ की डिफरेंस नहीं है जेआरएफ के कट ऑफ से। क्योंकि इसमें नॉर्मली क्या होता है कि जो 6% होते हैं, जितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं, मतलब एप्लीकेंट नहीं, अपीयरेंस ऑफ द एग्जाम, जितने लोग एग्जाम में बैठते हैं उसका 6 या 5% आपको नेट देते हैं, और सिर्फ उसका 1% ही जेआरएफ मिलता है, उसका 1%। तो बस जितने लोग बैठ रहे हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन्वायरमेंट साइंस में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो यूजीसी होता है इसमें बस एक साइंस का सब्जेक्ट होता है। तो अल्टीमेटली आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट होने से फायदा ही होगा, बस आपको मेहनत करना है। तो मैंने क्या किया था कि जो पेपर दिया उसका देख लिया पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे, समझ आ गया हाँ, इजी क्वेश्चन है, मार्क्स मार्किंग नहीं है। तो एक और हो जाता कि चलो ठीक है, अगर एक बार ज़्यादा पढ़ भी लिया है तो क्वेश्चन नया नहीं लगना चाहिए। अगर नया नहीं लग रहा है तो आप आराम से करेंगे तो सही निकल जाता है। तो पेपर फर्स्ट के लिए क्या किया कि 10 घंटे का मैराथन था, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो 10 इम्पैक्टा क्लास का था। तो 10 घंटे के मैराथन को मैंने लगभग मिनिमम तो 7 या 8 बार तो देख ही लिया होगा उस 10 घंटे क्लास। और मैंने जो मेरी प्रिपरेशन है मोस्टली 12 या 13 दिन किया है। ऐसा नहीं हो सकते 12-13 दिन, इस डिजिटल नॉलेज भी काम करता है इसमें। हम एज इकोनॉमी और सोशल स्टूडेंट को थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि कुछ सोशल क्वेश्चन आते हैं, हम ऑलरेडी स्टेट्स पढ़े होते हैं तो स्टेट कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा हमने नहीं पढ़ा था। तो एकदम 12 दिन 13 दिन मतलब 15 दिन मोटी मोटा लेते हैं, हाँ कि आ गया ठीक है अब पढ़ना है। और लास्ट के 5-6 दिन एकदम रिगुलसली दिया था उसको, एकदम रेडिकुलस क्या बोलते हैं उसको, एकदम बहुत ही एकदम कंसिस्टेंसी, मतलब बस उसी के लिए पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब जीना खाना बन गया था वो, कि बस सारे वीडियो देखने हैं एकदम। और पेपर फर्स्ट का बस उतना ही किया था मैंने, बाकी जो पुराना पेपर देख के उसको उस हिसाब से फिर अलग से परसेंटेज रेशियो और फिर जो भी आपका है वो अलग से देख सकते हैं। बाकी कंप्रेहेंसिव के लिए तो आप अलग से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो चीज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ऑलरेडी आप एमएससी रिसर्च करते हैं तो कुछ रिसर्च का अकाउंट हो जाता है, तो आप क्वेश्चन भी उसके हिसाब से कर सकते हैं। और बचा पेपर सेकंड में, तो पेपर सेकंड में क्या होता है कि मधुराज पीके की एक इन्वायरमेंट्स की बुक आती है, वो यूजीसी नेट के लिए शॉर्ट नोट्स की तरह ही है, वो लगभग 200 या इसके लगभग पेज में है। तो उसको ही लेके उसको भी उसके साथ भी सेम था, उसको भी हमको लगता है एग्जाम देने से पहले तो 8 या 10 बार तो पढ़ ही लिए होंगे, मतलब पूरा रिवाइज लेके मिला के। तो उसमें क्या है कि पहले देख लीजिए किस किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि वेस्ट मैनेजमेंट से, म्यूनिसिपल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट और फिर कुछ ग्लोबल वार्मिंग से 1-2 क्वेश्चन। कोई भी एग्जाम देंगे आप, अगर सिलेबस में कहीं भी लिखा है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, तो एक क्वेश्चन ग्रीन हाउस गैस, उसका सीक्वेंस, तरह तरह के क्वेश्चन होते हैं। इंग्रेडिएंट्स में सबसे ज़्यादा कौन सा है, और कंसिडरेशन सबसे ज़्यादा कौन सा है, इफेक्टिवनेस में सबसे ज़्यादा कौन सा है। तो इस टाइप के सीक्वेंस में देखिए हमारे बारे में ये क्वेश्चन आया था। तो ऐसे टाइप कुछ कन्फर्म क्वेश्चन होते हैं। तो आप जब 2-3 साल का पेपर देखेंगे तो उस हिसाब से जब भी पढ़िए तो उस सेक्टर से ही अपना शुरुआत कीजिए, या रिवाइज भी कीजिए उस सेक्टर से ही शुरुआत कीजिए। और जो भी आपका कंपेरिजन वाला चीज़ है, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो ये नॉर्मली एक कोई छोटा सा आपको एक जैसे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, म्युनिसिपल लिक्विड वेस्ट है, तो उसके कुछ जैसे बायोचार बन रहा है या फिर सॉलिड या गैस बनेगा, उसका एंड प्रोडक्ट क्या है, किसी चीज़ को जलाने पर हाई प्रेशर से जला रहे हैं तो उसमें क्या उसका लिक्विड निकालना है। तो ये सब मैंने डिफरेंस टेम्परेचर, ये सब पूरा आपको बार बार रिवाइज करके कोई शॉर्ट नोट्स बना के उसको दिख जाना। तो ये जो मधुराज पेपर सेकंड की मधुराज पीके बुक मोर देन सफिशिएंट था मेरे लिए। मैंने 100% कॉन्फिडेंट होके इसी को 8-10 बार ही पढ़ लिया बार। उसके बाद फिर पेपर सेकंड के लिए जैसे क्या होता है कि नॉर्मली 3 दिन 4 दिन पढ़ा, अभी तो मोटिवेशन है पेपर सामने तो बोर होते हैं, लेकिन क्या होता है ना, सुबह उठते हैं तो पढ़ने की कैपेसिटी बड़ी रहती है तो पढ़ते हैं, फिर शाम तक आदमी बोर हो जाता है। तो मैं क्या करता था, जब मैं बोर होता था तो इनोवेटिव एकेडमी एक यूट्यूब चैनल है, तो मैं उस इनोवेटिव एकेडमी का प्लेलिस्ट पे काफी क्वेश्चन थे। तो मेरे सीनियर ने भी बताया था हमको कि ये प्लेलिस्ट में क्वेश्चंस रहते हैं, तो न्यूमेरिकल के भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं, शॉर्ट वीडियो होते हैं वो, कभी कोई 5 मिनट 2 मिनट की, कभी कोई तो सेकंड में भी वीडियोज है उसमें।
तो रिवीजन के लिए भी उसने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया, उसमें बस शॉर्ट 30 सेकंड 1 मिनट का ऐसे करके वीडियो है, तो वो देख के आप रेफरेंस या लास्ट टाइम ऐसे कभी कुछ आप पढ़े हुए पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, अक्सर ऐसा होता है, तो आप सामने उसको लेके बेड पे लेटे हैं या फिर कभी भी आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, लेकिन टाइम पास कर सकते हैं उसमें। तो इससे क्या होगा कि पेपर करके आपको गेन ही होगा, क्योंकि कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये बहुत अनप्रेडिक्टेड सिलेबस इतना वास्ट है, प्रेडिक्ट करना तो वो बेवकूफी ही हो, हमारे दिमाग में है नहीं, बस जितना ज्यादा आप पढ़ सक रहे हैं पढ़ लीजिए। एग्जाम समय में अगर आप दिमाग खोल के या ऐसे यूट्यूब से या फिर ऐसी चीजों को रिवाइज करके पढ़े तो एग्जाम टाइम में 100% आपको याद आ जाएगा और आप सही ऑप्शन क्लिक कर देंगे। तो मेरी तरफ से तो यही इतना स्ट्रेटेजी था मेरा, और बाकी लक भी होना चाहिए, इसलिए हर बार भरिए। कभी वही होता है ना, मार्क्स मार्किंग है नहीं, आप अगर सब कुछ पढ़ लिए हैं तो अगर आप उसमें अच्छा आपका दिमाग सही क्लिक कर गया तो आप अच्छे से क्लिक कर जाएंगे उसमें, तो बेनिफिट होगा। नॉर्मली क्या होता है, लोगों का 1-2 क्वेश्चन से, अगर जिसका नेट रुकता है तो 1-2 क्वेश्चन से नेट रुकता है, और किसी का जिससे नेट हो जाता है तो 11 भी रुकता है, तो 1-2 साल तक लगातार, मतलब 1-2 अटेम्प्ट तक लगातार उनका 1-2 क्वेश्चन से ही 11 भी रुकता है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आप अपने खाली समय को यूटिलाइज कीजिए, अपने क्वेश्चन पे जो शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं उनको बार-बार रिवाइज कीजिए। बाकी प्रीवियस पेपर को अगर 2 साल का ना हो कि लास्ट टाइम आपका प्रिपरेशन हो जा रहा है, फिर से उन 2 साल को दीजिए, और बाकी बचे आगे जो 3-4 साल का बचा हो उनको भी देखिए। आप देखिए क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, क्वेश्चन ना रिपीट हो कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे, तो आपको एटलीस्ट पता तो चलेगा कि क्या मेजर पोर्शन से कहाँ से अक्सर हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से रूल से आ रहे हैं। कुछ मैनेजमेंट बिल्स होते हैं, तो भी वाटर एक्ट है, वो भी एयर एक्ट है, फिर टाइगर प्रोजेक्ट है, तो इन सब टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। इंडेंजर्ड पॉपुलर जो रहता है उसका, फिर बाकी इकोसिस्टम, इकोलॉजी, टर्म कौन दिया, साइंटिस्ट कौन है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। बाकी सभी क्वेश्चंस एकदम नॉर्मल से ही रहता है, तो कर सकते हैं उसको। तो बस मेरी जो स्ट्रेटजी थी, मैंने ऐसे किया नहीं, मतलब एक तरह से मैं अपनी स्ट्रेटजी जी लिया। तो ऐसे ही लास्ट के 10-15 दिन मतलब आप बस ऐसे लगे रहिए, मतलब यूट्यूब पे वीडियो, और प्लस ये जो बुक है काफी शॉर्ट में बुक है, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, इंटरेस्टिंग रहेगा। तो मेरी तरफ से यही था, बाकी तैयारी कीजिए। कोई भी क्वेरी और भी कोई क्वेरी होगी या फिर कुछ छूटा होगा तो आप ऑलरेडी कमेंट में आप पूछ सकते हैं, तो हम लोग रिप्लाई करेंगे उसको अच्छे से। और बाकी ऑल द बेस्ट, आप लोग जरूर JRF क्वालिफाई करेंगे।